हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के लेक्चर में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक डायनामिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम भी देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं, चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, माइक्रो कहते हैं नहीं, माइक्रो ऑब्जर्वेशन करिए आप तो सूक्ष्म, यानी कि अर्थशास्त्र का वह भाग जिसमें हम सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में, किसी फर्म के बारे में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी विशेष फर्म के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, किसी विशेष परिवार के बारे में, व्यक्तिगत कीमतों के बारे में, हाँ, किसी लेबर की मजदूरी के बारे में, उसकी इनकम के बारे में। तो इन सब चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसकी कुछ परिभाषा दिए हैं। जैसे बोल्डिंग कहते हैं कि विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरी, आय, व्यक्तिगत उद्यमों तथा विशेष वस्तुओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। एकले कहते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वो उद्योगों, वस्तुओं और फर्मों में कुल उत्पादन के वितरण एवं प्रतियोगी ग्रुपों के बीच संसाधनों के आवंटन से संबंधित रखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था जैसे एक पूरी बड़ी इकाई है, तो वो जिन इकाइयों से मिल के बनी होती है हम उसके बारे में जो है अध्ययन करते हैं। इसमें जो है कीमत और मूल्य सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, फर्म हो गया, परिवार हो गया, तो इसमें जो है कि देखेंगे कि इनका उपभोग कैसे हो रहा है, ये अपना अधिकतम कल्याण कैसे करते हैं। कोई फर्म है तो अपना लाभ अधिकतम कैसे करेगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है अध्ययन करते हैं। विशेष वस्तु, जैसे मान लीजिए चावल के बारे में कि उसकी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, तो उसका प्राइस किस तरह से प्रभावित हो रहा है। चाय हो गया, दूध हो गया, स्कूटर हो गया, कार हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जो कीमत निर्धारण, जैसे अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण में देखें तो यहाँ पे व्यक्तिगत उपभोक्ता का संतुलन कैसे होगा, एक अकेली मार्केट का संतुलन कैसे होगा और सब पूरी मार्केट का एक साथ संतुलन, तो वो तो माइक्रो में आ जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से होता है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हमने डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, जैसे अगर पदार्थ कीमत निर्धारण के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये मांग सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेगा और उत्पादन व लागत सिद्धांत के बारे में बात करेगा कि मांग जो है कि क्या स्थिति है, उत्पादन और लागत का क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है अकॉर्डिंग टू मांग। ठीक है, उसके बाद जब साधन कीमत निर्धारण यानी कि वितरण सिद्धांत, यानी कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी कीमतों का निर्धारण होता है, तो इसके बारे में जो हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये भी माइक्रो अर्थशास्त्र के बारे में आ जाता है। और आर्थिक कल्याण भी जो है इसमें शामिल किया जाता है। तो ये हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा, यानी कि इसमें जो है किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। इसको एक और ऐसे आप समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक मकान बना रहे हैं। ठीक है, आप एक क्या बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लगता है, जैसे ईंट लग रहा है, सीमेंट लग रहा है, सरिया लग रहा है, लकड़ी लग रहा है। तो ये मकान तो हो गया मतलब पूरा बड़ा, और ये क्या है, छोटे छोटे चीज़ें हैं। तो जैसे ईंट की क्वालिटी के बारे में आप देख रहे हैं, इसके मूल्य का विश्लेषण आप कर रहे हैं, तो ये माइक्रो हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह जैसे ये पूरी इकोनॉमिक्स है, तो पूरी इकोनॉमिक्स के एक छोटे से, मतलब किसी व्यक्तिगत के बारे में आप पढ़ रहे हैं, उपभोक्ता के बारे में या किसी विशेष वस्तु के बारे में, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, और जो है इसका महत्व तो क्या है थोड़ा सा हम देख लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए पहला जो इसका महत्व है वो होता है कि अर्थव्यवस्था की जो कार्यप्रणाली है उसको समझना, यानी कि वर्किंग ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, वर्किंग ऑफ इकोनॉमी मतलब समझना इसको,
व्यष्टि अर्थशास्त्र का सूक्ष्म अवलोकन जब हम करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या बताता है कि आर्थिक प्रणाली की जो अर्थव्यवस्था का जो कार्य प्रणाली है उसका नेचर क्या है, ठीक है, बाज़ार कैसे है या और सारी चीज़ें कैसे हैं, मतलब क्या उत्पादित किया जाए, कौन सी वस्तु उत्पादित करें, ठीक है, कितना उत्पादित करें और इसके उपभोक्ता कितने हैं, यानी कि किसके लिए किया जाए, तो ये सारी चीज़ें आ जाएं। और इसमें क्या वितरण किया जाए, एक उपभोक्ता यदि ऐसे सोचता है कि क्या उपभोग किया जाए, तो ये सारी चीज़ों में आ जाता है। अगर इसके महत्व में आप दूसरे पॉइंट को शामिल करें तो दूसरा पॉइंट जो शामिल होता है वो जैसे जब आप व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण करेंगे तो ये जो हमारी गवर्नमेंट आर्थिक नीतियाँ बनाती हैं, ठीक है, तो आर्थिक नीतियों को बनाने के लिए जो मतलब जिनकी आवश्यकता होती है, जो टूल नहीं होते, वो ये प्रदान करता है। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको रेल व्यवस्था के बारे में जो है गवर्नमेंट को देखना है, डाक सेवाओं के बारे में देखना है, बिजली के बारे में देखना है, तो इसके लिए जो केंद्र सरकार होगी या राज्य सरकार होगी या स्थानीय सरकार होगी, तो ये देखेगी कि उपभोक्ताओं का टेस्ट क्या है, ठीक है, उनकी ज़रूरत क्या है। जैसे वो मान लीजिए कि कोई भी आर्थिक नीतियाँ बनाती है रेल से संबंधित, तो वो सबसे पहले देखेगी कि हमारे उपभोक्ता कैसे हैं, बहुत गरीब हैं, मिडिल क्लास में हैं, अमीर हैं, तो इन तीनों को दृष्टिकोण में रखते हुए वो रेल का टिकट जो है प्रोवाइड कराएगी। एक ही रेलगाड़ी में वो तीनों को प्रोवाइड कर देगी, उसके लिए जनरल डिब्बा बना देगी, उसके लिए स्लीपर बना देगी, उसके लिए थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी। तो ये इसके विश्लेषण के बाद ही आता है कि जनरल डिब्बा हमको कम लगाना है कि स्लीपर ज़्यादा डिब्बा लगा देना है, एसी के कितने डिब्बे लगाने हैं, कितनी पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी, कितनी जो है एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी। तो ये सब कैसे संभव होता है? वो ये देखता है कि जो देश में उपभोक्ता हैं, जो ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं, उनकी मतलब क्या लिमिट है, वो कितना उस पर उपभोग कर सकते हैं, कितना उपभोग करने में सक्षम है। तो ये व्यष्टि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इसका अध्ययन आ जाता है, ठीक है। चलिए, और उसके अलावा जो भी हमारे पास संसाधन हैं उनका कुशल इस्तेमाल कैसे किया जाए, ठीक है, संसाधनों का जो है कुशल प्रयोग, यानी कि उत्पादन में इनका कुशल प्रयोग कैसे किया जाए। तो जैसे मान लीजिए कोई फर्म है या कोई उद्योग है, तो उसमें किस टाइप के जो है लेबर की ज़रूरत है, श्रम गहन है कि पूंजी गहन है, तो वो जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के दृष्टिकोण से ही सारी चीज़ें आसान हो पाती हैं, ठीक है। अब जैसे कोई व्यवसायी हो गया, वो कोई फर्म या कोई उद्योग लगा रहा है, तो उसको ये सब विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि उपभोक्ता जो है कौन सी वस्तु मांग रहा है और वो वस्तु में क्या मतलब चाहता है, उसकी विशेषता कैसी हो, तो उन सबको डिज़ाइन कैसे किया जाए, तो उस तरह के जो है तकनीकी जानकार लोगों को वो शामिल करेंगे। इसके अलावा जो है एक और इम्पॉर्टेंट इसके अंतर्गत आता है, जो गवर्नमेंट जो है बजट या आप कह सकते हैं टैक्सेशन होता है, टैक्सेशन का निर्धारण होता है। टैक्स का निर्धारण क्या होता है? तो टैक्स का निर्धारण करती है संपूर्ण आय के लिए भारत सरकार, लेकिन वो देखती है ना कि किसके ऊपर कितना टैक्स लगाया जाए, डायरेक्ट टैक्स कितना लगाया जाए, इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगाया जाए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का प्रभाव सबके ऊपर बराबर होता है। अब जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में आप देखिए कि जो वस्तुओं को मतलब गरीब या मध्यम वर्ग करता है, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स कम होता है, लेकिन जो लग्जरी गुड्स होते हैं जिसको अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पर जो है ज़्यादा होता है, क्योंकि उसे पता है कि वो उसकी टैक्स को वहन कर लेंगे, ठीक है। गरीब और मध्यम वर्ग उतना नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों का विश्लेषण करने के लिए वो प्रत्येक उपभोक्ता की आय के बारे में समझेगा कि इतने इस आय ग्रुप में आते हैं, इतने इस आय ग्रुप में आते हैं, तो उसके हिसाब से ही वो इन सब चीज़ों को तय करता है, ठीक है। तो ये तो था जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसकी परिभाषा हो गई और उसका महत्व क्या है ये भी हमने देख लिया। अब चलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, ये क्या होता है, ठीक है। तो जब अब व्यष्टि समझ में आ गया तो आप समष्टि भी इसी तरीके से समझिए कि समष्टि क्या बात करता है, ये संपूर्णता की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे देखिए, अब ये क्या करेगा, ये आय व रोजगार का सिद्धांत देगा इसके अंतर्गत, ठीक है। सामान्य कीमत स्तर तथा मुद्रास्फीति का सिद्धांत होगा, आर्थिक विकास का सिद्धांत होगा, वितरण का समष्टि सिद्धांत होगा, उपभोग
फलन का सिद्धांत होगा, निवेश का सिद्धांत होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। यहाँ पे व्यापार चक्रों का सिद्धांत भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? समष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन इन सब चीज़ों का कैसे अध्ययन होगा भाई? मुद्रास्फीति का सिद्धांत कैसे आएगा वो देखना पड़ेगा ना, किस तरह के उपभोक्ता हैं, किस तरह के बाजार हैं। तो व्यष्टि ऑलरेडी समष्टि में इंक्लूड होता है, ठीक है। यहाँ पे समूहों की बात की जाती है। यहाँ पे आप यहाँ पे बात की जाएगी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बात की जाएगी कुल रोजगार की बात की जाएगी, ठीक है। किसकी बात की जाएगी? कुल रोजगार की बात की जाएगी, बेरोजगारी की बात की जाएगी, राष्ट्रीय आय की बात की जाएगी, राष्ट्रीय उत्पादन की बात की जाएगी, कुल निवेश, कुल उपभोग, कुल डिमांड क्या है, सामान्य कीमत स्तर क्या है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ब्याज दर आ जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को समष्टि अर्थशास्त्र में जो है हम करेंगे। जैसे एकले क्या कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कि ये आर्थिक घटनाओं से वृहत रूप से व्यवहार करता है, ठीक है। मतलब बृहत मतलब बड़ा, और कहते हैं यह आर्थिक जीवन के कुल आयामों से संबंध रखता है। यह आर्थिक अनुभवों के जो है व्यक्तिगत अंगों का कार्यकरण है, मतलब जो माइक्रो होता है उसका जोड़ है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का, जैसे अब मान लीजिए एक जंगल है तो जंगल हो जाएगा मैक्रो, उसमें जो पेड़ होंगे, जंगली जीव हो जाएंगे, वो माइक्रो हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया इसका जो है परिभाषा, आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व तो हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, ठीक है। इसका महत्व देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ये भी जो है ये भी वर्किंग ऑफ इकोनॉमी मतलब को जो है डिनोट करता है कि हमारा जो है अर्थव्यवस्था का जो है कार्य सिद्धांत कैसा है। तो उसमें ये क्या करेगा? ये करेगा कि किसी भी जो अर्थव्यवस्था में समष्टि आर्थिक चर हैं उनका अध्ययन करेगा। तो मतलब हमारी जो प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या हैं, जैसे कुल आय उत्पादन क्या हो जाएगा, कितना है या कितना होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा रोज़गार, सामान्य कीमत स्तर कितना होनी चाहिए या उसके बारे में रिलेटेड। तो ये मतलब मैक्सिमम जो है बदलते हुए आंकड़ों से मापे जाते हैं, ठीक है। एक टिनबर्गर हैं, वो कहते हैं कि समष्टि आर्थिक सिद्धांत निरसन प्रक्रिया को समझता है, ठीक है। तो ये कहते हैं। तो इस तरीके से और इसका जो दूसरा हो जाता है आर्थिक नीति में समष्टि अर्थशास्त्र कैसे प्रयोग होता है इकोनॉमिक पॉलिसी में, ठीक है। तो ये जो है अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं तो उसमें सरकारों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, ज़्यादा मुद्रास्फीति हो गई है, भुगतान शेष क्या है, उसको कितना रखना है, सामान्य या अल्प उत्पादन की समस्याएं हैं। तो इन सब समस्याओं को कम करना जो है ये आप जो है समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रख सकते हैं कि जैसे सामान्य बेरोज़गारी में क्या करें, कुल उपभोग बढ़ाकर प्रभावी मांग बढ़ानी चाहिए, तो इसके लिए सरकार क्या प्रयास करेगी, ठीक है। राष्ट्रीय आय के बारे में कैसे प्रयास करेगी कि वो जो है उसके आंकड़ों को जो आर्थिक क्रिया से मतलब किस तरीके से उसको शामिल किया जाए, किन चीज़ों को शामिल किया जाए, किन चीज़ों को ना किया जाए सॉरी। और आर्थिक विकास में जो है राष्ट्रीय आय उत्पादन और रोज़गार में कुल वृद्धि की योजनाओं को किस तरीके से बनाया जाए या लागू किया जाए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, ये जो है ये किस में आ जाएंगी? ये आ जाएंगी आपका समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। तो अभी हमने देख लिया व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका महत्व क्या होता है इकोनॉमिक्स के लिए, और समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व होता है, इसकी परिभाषा देख ली हमने। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे अपने, जो है आर्थिक स्थितिकी। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इसको जान लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक्स का मतलब होता है कि स्थिर रहना स्थिर रहना। यहाँ पे स्थिर रहना, देखिए आप फिजिक्स पढ़े होंगे थोड़ा सा, तो वहाँ पे स्थिर रहने का मतलब होता है कि जो गति है आपकी वो क्या हो गई, शून्य हो गई। लेकिन इकोनॉमिक्स में तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर इकोनॉमिक्स की जो है गति शून्य हो जाएगी तो पूरी आर्थिक व्यवस्था मतलब
ख़त्म हो चुकी होती है। यहाँ पे है ये मतलब होता है कि वो जिस वृद्धि से जारी है उसमें कोई बदलाव ना आए, ठीक है। जो गति की विशिष्ट स्थिति है वो जो भी हो उसमें कोई परिवर्तन ना हो, इस तरीके से इसको समझिए। फिजिक्स में इसका मतलब होता है जीरो, स्टैटिक्स का मतलब स्थिति स्थिर रहने का मतलब, लेकिन इकोनॉमिक्स में नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई कार जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो इसमें यहाँ से यहाँ जाने में उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, तो ये इकोनॉमिक की दृष्टि से स्टैटिक्स रहेगी, ठीक है। फिजिक्स की दृष्टि से नहीं, यहाँ पे आपको अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखना है। तो ये होता है मतलब जो है, जैसे आप इस तरीके से समझिए कि इकोनॉमिक स्टैटिक्स आर्थिक स्थिति में क्या आ सकता है। जैसे जनसंख्या का परिमाण वो स्थिर रहना चाहिए, पूंजी की पूर्ति जो है वो हो रही हो, मतलब स्थिर हो, बदले ना, कम या ज़्यादा ना हो, उत्पादन के तरीके में कोई बदलाव ना आए, व्यापार और संगठन के रूप जो है सेम बने रहें, और लोगों की आवश्यकताएं जो हैं स्थिर रहती हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था जो है वो क्या होता है, समान गति से काम कर रही होती है, समान गति से काम कर रही होती है, ठीक है। इस स्थिति में तो ये हो जाता है आर्थिक स्थितिकी। मतलब जैसे मार्शल कहते हैं इसके बारे में, ये सक्रिय तो है इकोनॉमिक्स के बारे में, परंतु अपरिवर्तनशील है, ठीक है। सक्रिय है परंतु अपरिवर्तनशील है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता इसमें, मतलब नहीं हो रहा है, ठीक है। ये टाइमलेस की बात करता है, ठीक, टाइमलेस की बात करता है, मतलब जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता, सारी चीज़ें संतुलन में रहती हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा स्टैटिक्स इकोनॉमिक। यही जैसे सैमुअल्सन क्या कहते हैं इसके बारे में, सैमुअल्सन कहते हैं कि जो स्थैतिक अर्थशास्त्र होता है वो परस्पर निर्भर संबंधों के द्वारा आर्थिक चरों के समकालिक और तात्कालिक या काल रहित निर्धारण में संबंध रखता है। मतलब इस स्थिति में हम उस स्थिति को देखते हैं कि एज अ टाइम पॉइंट, यानी समय बिंदु पर, यहाँ टाइम अंतराल नहीं लिया जाता, उसकी स्थिति क्या है, अपरिवर्तनशील है, जो संतुलन है वो बना है, वही हो जाता है आपका स्टैटिक्स, ठीक है। अब जैसे इसमें भी स्टैटिक्स में आ जाएगा आपका माइक्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो माइक्रोस्टैटिक्स में क्या आ जाएगा, माइक्रोस्टैटिक्स में आ जाएगा आपका मतलब केवल जो है एक जैसे डिमांड एंड सप्लाई एट ए पॉइंट, मतलब एक टाइम पॉइंट पे कीमत का निर्धारण कैसे करेंगे दोनों मिलके, उस पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो है माइक्रोस्टैटिक्स, यानी कि जैसे ये मान लीजिए आपका डिमांड है और ये सप्लाई है एज अ टाइम पॉइंट पे, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, संतुलन की स्थिति हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि ये इसी पे बने रहेंगे बराबर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, परिवर्तन कोई नहीं है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं अब सॉरी, इसके बाद हम देख लेते हैं डायनामिक इकोनॉमिक्स, यानी कि प्रावैगिकी। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे जो है परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक समय बिंदु की बात ना करके एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी मान लीजिए 2015 से 2016 की तुलना की जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, डायनामिक्स हो जाएगा। यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो चल रही है उसकी चलने की दर में परिवर्तन होगा। फिजिक्स के हिसाब से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो हम स्टैटिक्स में क्या देखा था, इसका त्वरण कितना था, 0 था। यहाँ पे त्वरण 0 नहीं होगा डायनामिक्स में, यहाँ पे त्वरण में परिवर्तन होगा, तो इसका वेग जो है बदलता रहेगा। हो सकता है इतनी दूर 5 किलोमीटर प्रति घंटे जाए, यहाँ पे 7 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए। तो प्रवैगिकी का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। मतलब आवश्यक तौर पे जो है
परिवर्तन होता है और असंतुलित स्थितियां जो हैं वो असंतुलित हो जाती हैं। मतलब स्टैटिक्स में क्या था कि इक्विलिब्रियम वहीं पे बना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब चीज़ों में परिवर्तन होगा तो इक्विलिब्रियम कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, उसके ढांचे में जो है क्या परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए मतलब यही है, तो इसका मतलब आप समझ गए हैं कि यहाँ पे जो है परिवर्तन हो रहा है, कुल मिला के आप ये समझ लीजिए, ठीक। चलिए और फिर इसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो हो गया स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स और डायनामिक्स इकोनॉमिक्स। और एक तरीके से एक यहाँ एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक तुलना के लिए एक समय डिसाइड होता है। जैसे 2015 में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी और अब 2021 में क्या स्थिति है, तो विथ रिस्पेक्ट इसके जो है हम इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। तो ये भी किस में आ जाएगा, डायनामिक्स इकोनॉमिक में आ जाएगा। तो ये हो गया डायनामिक जो है इकोनॉमिक्स, और हमें अभी स्टैटिक्स डायनामिक्स देख लिया। अब इसका थोड़ा सा महत्व तो देख लेते हैं कि इसका महत्व तो क्या है, ठीक है, तब आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे जैसे किसी की जांच करनी है, ठीक है, सामाजिक स्थितियों को समझना है, तो किसी फर्म की जांच करनी है, किसी उद्योग की जांच करनी है, तो जब उसमें लगातार चीज़ें परिवर्तित होती रहेंगी तो जांच प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि जो भी सैंपल लिए जाएंगे वो बदल चुके होंगे। तो सामाजिक स्थितियों को समझने के लिए जैसे आपको ये मानना पड़ेगा कि जनसंख्या स्थिर है, जनसंख्या स्थिर मानकर ही आप उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर पाएंगे, ठीक। और व्यक्तिगत फर्मों के बारे में बात करना है तो आपको उपभोक्ता जो है उसको स्थिर मानना पड़ेगा कि कुछ टाइम के लिए जो है उसकी मांग जो है वो क्या है, स्थिर है। तो इससे क्या है, आप सही मायने में जो है जांच कर पाएंगे किसी भी फर्म या उद्योग की, ठीक है। चलिए और क्या है, तुलनात्मक स्थिति की अध्ययन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है कि मतलब एक संतुलन की स्थिति और दूसरी से तुलना करने में सहायता करता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं ये, जैसे कि उत्पादक जो है मैक्सिमम जो है कैसे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें, चीज़ों को इंक्लूड करके या उनको यूज करके कीमत कैसे निर्धारित हो, राष्ट्रीय आय का वितरण कैसे हो। तो जब उसमें शामिल होने वाली चीज़ें स्थिर रहेंगी तभी उसका आप जो है कैलकुलेशन कर पाएंगे, अन्यथा वो अगर परिवर्तनशील है तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इकोनॉमिक स्टैटिक्स के कुछ जो है महत्व, ठीक है। अब हम डायनामिक्स इकोनॉमी के कुछ महत्व देख लेते हैं। थोड़ा सा ही समझना है, प्रायः इसमें से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका अगर कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड हो जाएगा तो आगे आने वाले लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं, बाकी इसकी चर्चा कहीं पे कोई करता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका महत्व तो हम देखेंगे अभी, ठीक है। परिभाषा थोड़ा सा इसका समझ चुके हैं कि ये गतिशील अवस्था होती है और यहाँ पे एक टाइम पीरियड लिया जाता है, टाइम पॉइंट नहीं लिया जाता। तो ये क्या है, ये वास्तविक है, ठीक है, ये वास्तविकता की बात करता है। तो वास्तविकता की बात कैसे करता है, वहाँ पे वो चीज़ें काल्पनिक हो सकती हैं, कौन सी, स्टैटिक्स, लेकिन ये क्या होगा, ये वास्तविकता होगा। क्यों, यहाँ पे संतुलन की स्थिति का जो है अध्ययन नहीं करा जाता, परंतु जो परिवर्तनशील संतुलन है उसकी स्थिति का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तनशील संतुलन की स्थिति का ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक महत्व हो गया। संतुलन स्थिरता का अध्ययन कैसे इसमें करेंगे, जो है कि नई संतुलन की स्थिति कैसे स्थापित हो रही है, या जो है गति की वजह से या जो चीज़ों में बदलाव आया है, अर्थव्यवस्था का जो व्यवहार है वो असंतुलित हो गया है, तो उन शक्तियों को मतलब जिसकी वजह से उन कारकों को हम अध्ययन कर सकते हैं, इसकी दृष्टि से उन कारकों का अध्ययन कर सकते हैं जिसकी वजह से वो असंतुलित हुई हैं, उसमें फेर बदल करके नीतियाँ लागू करके उसको हम संतुलन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया। और आर्थिक विकास की समस्याओं के अध्ययन में जो है इसका हम एक यूज़ करते हैं अच्छे से, आर्थिक विकास की समस्याएं, आर्थिक विकास की समस्याएं, ठीक है। इसकी हेल्प से जो है ये इनको सुलझाया जाता है, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है कि जो है अल्पकालीन में, दीर्घकालीन में क्या रखना है, क्या नहीं करना है, डिमांड और सप्लाई कैसे करनी है, टैक्सेशन कैसा होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया, इस हो गया डायनामिक्स इकोनॉमिक में आ गया, ठीक। तो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं संतुलन की अवधारणा क्या होती है इकोनॉमिक्स में, संतुलन की अवधारणा, ठीक है, क्योंकि संतुलन का बहुत महत्व होता है इकोनॉमिक्स में। तो संतुलन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, तराजू जैसे हो गया, उसको उसके दोनों पलड़े जो है वो बराबर हैं, मतलब संतुलन हो, ठीक है। तो यहाँ पे संतुलन का मात्रा ये हो गया। तो जैसे संतुलन कैसे होती है यहाँ पे, जैसे आप एक छोटा सा ले लें जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति ना हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे शुद्ध पर आप बहुत ना सोचिए, मतलब गति की प्रवृत्ति ना हो, ठीक है। यहाँ पे मतलब रुक जाना भी नहीं है, मतलब ये संतुलन रहे, जैसे दो चीज़ें हो रही हैं, हम अगर डिमांड और सप्लाई में ले लें तो उनमें समायोजन कैसे हो और उनमें संतुलन कैसे स्थापित हो, ठीक है, वही हो जाएगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हो गया आपका डिमांड, ये हो गया सप्लाई, तो इनमें जो है यहाँ पे संतुलन हो गया, तो यही इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, यानी कि डिमांड और सप्लाई बराबर होगी तभी संतुलन की स्थिति होगी, ठीक है। और जो उस पे प्राइस होगी, जिस कीमत पर होगा वो संतुलन कीमत हो जाएगा, और जो मात्रा उसकी खरीदी या बेची जाएगी वस्तु को, वो क्या हो जाएगी, संतुलन मात्रा हो जाएगी। अच्छा, इसमें भी जैसे होता है कि एक स्थैतिक संतुलन होता है, यानी कि एक बार जो है इसमें संतुलन हो गया, स्थैतिक संतुलन, यानी कि एक बार अगर हो गया है, इससे देख लेते हैं हम कि स्थैतिक संतुलन क्या होता है। स्थैतिक संतुलन आप समझिए, तो स्थैतिक संतुलन में क्या होता है, ये वह संतुलन है कि मतलब जो समय अवधि लेंगे उसमें ये अपने आप को बनाए रखेगा, मतलब संतुलन बना रहेगा। कोई भी ऐसी जो बाह्य शक्तियों की वजह से इसमें अगर असंतुलन होगा तो ये अपने आप को समायोजित करके फिर उसी पे संतुलित हो जाएगी, मतलब संतुलन का बिंदु जो है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जबकि प्रावैगिक में क्या होगा, देखिए प्रावैगिक संतुलन में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका डिमांड, ये हो गया आपका सप्लाई, तो यहाँ पे ये है आपका इक्विलिब्रियम। किसी वजह से डिमांड और सप्लाई में जो है चेंजेस आ गया, मान लीजिए केवल सप्लाई में चेंज आ गया और सप्लाई ये हो गई, तो ये दूसरा हो जाएगा आपका नया एक इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। निश्चित अवधि के बाद जब संतुलन की अवस्था भंग हो जाती है तो वो और फिर अगला जो संतुलन है वो नए बिंदु पर होता है, यानी कि डिमांड या सप्लाई की मात्रा बढ़ गई, वस्तु का दाम बढ़ गया या घट गया, ठीक है, मांगी गई मात्रा अब कम हो गई है, तो एक आपको नई जो है मात्रा मिल जाएगी, नया मूल्य मिल जाएगा, तो वो हो जाता है प्रावैगिक संतुलन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो था आपका संतुलन के बारे में हमने देख लिया। ये आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट था जो क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने जो है इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लिया क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स देख लिया क्या होता है, ठीक है, और स्टैटिक इकोनॉमिक्स देख लिया क्या होता है, और डायनामिक इकोनॉमिक्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ जो है इक्विलिब्रियम भी देख लिया, ठीक है। ये संतुलन की धारणा मतलब इकोनॉमिक्स में कैसे होती है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम हर थ्योरी में इसी के लिए जो है प्रयास करेंगे, जैसे जो भी सिद्धांत होगा,
कि उपभोक्ता, जैसे हम उपभोक्ता का व्यवहार सिद्धांत इसके बाद शुरू करेंगे, तो वो अपने आप को अर्थव्यवस्था में कहाँ पे संतुलित करने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, तो वो अब जो है उसकी जो चीज़ें जो है आगे हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे ये जो है कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आ जाएगा। संतुलन का मतलब आप ये समझिए कि तराजू आप ले लीजिए, एक पलड़ा इसका जो है डिमांड दिखा रहा है और एक सप्लाई, दोनों बराबर हैं तो इसकी डंडी हो गई बराबर और ये हो गया संतुलन। यही आप समझ लीजिए बस, यानी कि डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है जिस बिंदु पे, वही हो गया इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए आप। और अब जो है अभी ये आने वाले 1-2 दिन में हम प्रयास करेंगे कि रोज़ एक वीडियो मिल जाए आपका, ताकि सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए। तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि भी आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।